नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने कुछ वैकेंसियां निकाली हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो योग्यता है, कौन कौन सी योग्यता मांगी गई है, एज कितना चाहिए, फ़ीस कितना है, इसका एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, किन किन लोगों को कितना रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, कितनी पोस्टें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम। और ये भी बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने प्रोसेस के तहत आप लोग को गुजरना होगा इस वैकेंसी के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ विशेष तारीखें बताई गई हैं, तो उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ था वह 17/3/2022 से इसका प्रारंभ हो चुका है, यानी कि 17 मार्च 2022 से इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। यदि लास्ट डेट की बात करें फॉर्म भरने का तो 7 अप्रैल 2022 इसका लास्ट डेट है और फीस सबमिशन का जो लास्ट डेट है वह 9 अप्रैल 2022 है, यानी कि 2 दिन अतिरिक्त मिलेगा आप लोग को फीस जमा करने का। लेकिन मैं यही बस कहना चाहूँगा कि जब आप इस फॉर्म को भरें तो तुरंत फ़ीस जमा कर दें। यदि किसी समस्या के कारण आप लोग फ़ीस नहीं जमा कर पाते हैं तो आप लोग को 9 तारीख तक का डेट दे दिया जाएगा, तब तक आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। वहीं बात करें हम इसके एग्जामिनेशन डेट की, तो अभी तक कोई भी डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। टू बी नोटिस्ड लेटर, यानी कि बाद में बताया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि कितने नंबर्स हैं, यानी कि कितने टोटल वैकेंसियाँ आई हैं इसमें। तो इसमें देखिए 30 पदें हैं यहाँ पे। 30 में से जो 10 है वह महिलाओं के लिए है। यदि फॉर्म भरने के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है www.patnahighcourt.gov.in। यहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें हैं, कुछ विश्वसनीय वेबसाइटें जैसे कि सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, वहाँ से भी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट डेट जो इसका है प्रारंभ हुआ है 17 मार्च 2022 से, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 7 अप्रैल 2022 है। चलिए हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि जो न्यूनतम एज इसमें मांगा गया है वह 18 वर्ष मांगा गया है, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए इस फॉर्म के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जन्म है वह 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए। वहीं यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं कि किसमें कितना छोड़ दिया गया है या फिर किसका कितना उम्र हो सकता है। जैसे अनरिजर्व्ड और EWS की बात करें यहाँ पे मेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 37 साल मांगा गया है, यानी कि अगर बात किया जाए बिना रिजर्वेशन के तो कहा जा सकता है कि 18 साल से 37 साल तक का उम्र होना चाहिए इस कंप्यूटर ऑपरेटर के वैकेंसी के लिए। यानी कि अनरिजर्व्ड और EWS वालों का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 2 जनवरी 1985 के पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें अनरिजर्व्ड और EWS के फीमेल्स की बात करें तो 40 साल की उम्र इसमें दी हुई है, यानी कि 40 साल तक की वह फॉर्म भर सकती हैं, यानी कि उनका जो जन्म है वह 2 जनवरी 1982 के पहले का नहीं होना चाहिए। BC और EBC यानी कि बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें मेल और फीमेल की, तो इन्हें भी 40 साल इसमें छूट प्रदान किया गया है, यानी कि इनका भी जन्म है वह 2/1/1982 के पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं SC ST कैंडिडेट मेल और फीमेल की बात करें तो 42 साल इसमें इन्हें छूट मिलेगी। वहीं हम OH की बात करें, यानी कि जो हैंडीकैप होते हैं, सामान्य रूप से ऐसे हैंडीकैप जो किसी तरह से हड्डियों के मामले में जो अभ्यर्थी विकलांग रहते हैं, तो उन्हें जो छूट मिलेगा वह 47 साल तक वह फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को एक बात का ध्यान देना होगा कि जो भी एज में रिलैक्सेशन आप लोग को मिल रहा है, जो भी छूट मिल रहा है, यह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो मूल निवासी हैं बिहार के। यदि आप किसी अन्य प्रदेश के हैं और इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको एज ए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है स्टूडेंट समझा जाएगा, तब आप रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। रिजर्वेशन का किसी भी तरह से लाभ लेने के लिए आप लोग को मूल रूप से बिहार का नागरिक होना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं।
तो इसमें सामान्य रूप से देखिए बोला है कि जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वो 1 जनवरी 2022 के पहले आप लोग को प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि आप अभी फॉर्म डाल रहे हैं और आपका जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है फॉर्म भरने के बाद में या फिर 1 जनवरी 2022 का है, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, ऐसे लोग ही फॉर्म डालें जिन्हें 1 जनवरी 2022 तक उन्हें ये अपना सर्टिफिकेट उनका मिल चुका है। ये किसके संदर्भ में? ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन के संदर्भ में है। वहीं बात करें यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आप लोग को पास होना आवश्यक है, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपने स्नातक किया होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। वहीं डिप्लोमा सर्टिफिकेट की बात करें तो एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि ऐसा कोई भी डिप्लोमा आपके पास जो कि 6 महीने से ज़्यादा का होता है या फिर 6 महीने का होता है तो आप इसे लगा सकते हैं, तो वो अभ्यर्थी इसके लिए योग्य माने जाएंगे। 6 महीने से कम के जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कोर्स होते हैं अगर वो किसी ने किया है तो वो मान्य इसमें नहीं होगा। वहीं बात करें हम टाइपिंग सर्टिफिकेट की आप लोग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि जिसमें ये रहेगा कि आपका जो 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में टाइपिंग है और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग है। तो इस प्रकार का भी सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट होगा ये सामान्य रूप से कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं बना के देती है, ये सामान्य रूप से जहाँ पे आप टाइपिंग सीखते हैं या फिर ऐसी कोई संस्था जो प्रमाणित रहती है, यानी कि जिसके पास लाइसेंस रहता है इस बात का कि वह कोचिंग संस्था चला सकती है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जो भी टाइपिंग से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यदि बात करें किसी अन्य तरह के क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि यदि आपके पास ट्यूटोरियल आर्मी का कम से कम 2 साल का आप उसमें काम कर चुके हैं या फिर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। भविष्य में मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि जब आप मतलब 2 लोगों का नंबर बिल्कुल सेम आता है, तो यदि आपके पास इस तरह की जो क्वालिफ़िकेशन है जो इसमें दी गई हैं ये है आपके पास, तो आप लोग को इसमें प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, आप लोग को नौकरी मिल जाएगी। अब यदि बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो किस प्रक्रिया के तहत आप लोग का चयन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए रिटन टेस्ट होगा, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो होते हैं नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रहेंगे 4-5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा। इस प्रकार के प्रश्नों से आप लोग को गुजरना होगा। और उसके बाद आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि उसी दिन आप लोग का इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा और साथ में आप लोग का इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा। इंटरव्यू के माध्यम से भी इसका सिलेक्शन होना है। यदि बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड की, तो देखिए 40% जो है ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में आप लोग को आना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो अब 90% एक्यूरेसी होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट में और 85% हिंदी में टाइपिंग टेस्ट में आप लोग की एक्यूरेसी होनी चाहिए। वहीं बात करें इंटरव्यू में तो 30% उसमें लाना अनिवार्य है इंटरव्यू में। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग का जो रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस बताया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के प्रश्न रहेंगे और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का प्रश्न आएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, विस्तार रूप से दिया हुआ है सभी का, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाता है इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया और बेसिक कंप्यूटर साइंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल यदि नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 50 नंबर का आप लोग का पेपर होगा, यानी कि 20 नंबर का आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, 10 नंबर का हिंदी का और 20 नंबर का कंप्यूटर साइंस का होगा। यदि पेपर के लैंग्वेज की बात करें तो जो आप लोग का पेपर जो प्रिंट हुआ रहेगा वह इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, यानी कि देखिए सामान्य रूप से जो इंग्लिश ग्रामर रहेगा वो तो इंग्लिश में ही रहेगा और जो कंप्यूटर रहेगा वो भी इंग्लिश में रहेगा। और सामान्य रूप से ऐसा होता भी है कि जो कंप्यूटर आजकल विद्यार्थी पढ़ते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं, या फिर वो हिंदी में भी अगर पेपर दे रहे हैं, अगर हिंदी में टाइपिंग किया हुआ है तो उसके जो मूल शब्द होते हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्द रहते हैं, वो कोई हिंदी में नहीं रहते हैं, वो इंग्लिश को ही उच्चारित करके वहाँ पर लिख दिया जाता है हिंदी में। तो ये भी इंग्लिश में ही रहेगा और जो आप लोग का हिंदी ग्रामर आएगा वो आप लोग का हिंदी में मिल जाएगा, वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। वहीं आप लोग को हिंदी टाइपिंग की यदि बात की जाए तो रिमिंगटन गिल में जो मंगल फॉन्ट होता है उसमें आप लोग का टाइपिंग होना है इसमें। और यहाँ पे देखिए देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द रिटन टेस्ट, यानी कि यदि कोई प्रश्न आप गलत करते हैं तो आप लोग का कोई नंबर काटा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लोग को ये समझना चाहिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया जाएगा।
वहीं बात करें फ़ीस के, यानी कि अप्लाई करते समय, फॉर्म अप्लाई करते समय कितनी फ़ीस लगेगी, तो मैं आप लोग से बता दूं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गया, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हो गए इनका 1000 रुपये लगेगा, और वहीं एससी, एसटी और जो विकलांग कैंडिडेट रहेंगे उनका 500 रुपये इसमें लगना है फॉर्म भरते समय। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि पटना है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, गया है। ये 4 ऐसे शहर हैं जिससे निर्धारित किया गया है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में। जब आप फॉर्म भरेंगे तो 3 ऑप्शन आप दे सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, इनमें से 3 शहरों को आप भर सकते हैं। और उसी क्रम में जब आप लोग का पेपर होगा तो हो सकता है कि जो आप लोगों ने प्रेफरेंस दिया है उनमें से किसी एक शहर में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो डाल दिया जाए। और सामान्य रूप से होता ये है कि जो पहले प्रेफरेंस में आपने दिया रहता है वहीं आपका एग्ज़ाम पड़ जाता है, यदि भीड़ बहुत अधिक नहीं रही तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आप लोग का फॉर्म भरते समय आवश्यक पड़ेगा या भविष्य में जो आवश्यकता पड़ेगी जिस डॉक्यूमेंट्स की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के पास एक स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, जो रिसेंट खींचा हुआ हो, कलर फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़ का, वो आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर आपके पास एक स्कैन होना चाहिए, और आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, और उसी के साथ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आवश्यक है तो। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब आप लोग किसी कैटेगरी के तहत जब आप लाभ लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम ओबीसी से हैं या फिर किसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं हम, और हम आरक्षण में लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो जैसा कि बोला गया है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो बिहार से संबंध रखते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के हैं और जिन्होंने लाभ लिया है आरक्षण का, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय उनका डॉक्यूमेंट के साथ साथ, यानी कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके साथ साथ उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी देखा जाता है, तभी वो उसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं बात करें हम इसमें, देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको लगाना होगा। और साथ में बात करें डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो कि एटलीस्ट जो कि कम से कम 6 महीने का कोर्स हो कंप्यूटर में, वो आपके पास होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट का। और साथ ही आपके पास जो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके अलावा यदि और कोई मांगा जाता है, जैसे कि छूट के लिए जो जैसा कि बोला गया था, बी सर्टिफिकेट हो गया एनसीसी का, या फिर टेरिटोरियल आर्मी का सर्टिफिकेट हो गया, जो भी ये प्रमाणित करेगा कि आप 2 साल से उसमें काम कर रहे हैं, तो इस तरह की आवश्यकता होगी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स की। यदि हम बात करें अपलोड करने की चीज़ों को, तो इसमें जो साइज़ रहेगा फ़ोटो का वो कम से कम 50 KB से लेकर 80 KB के बीच का होना चाहिए। और यदि बात करें हम इसके फॉर्मेट की, तो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप लोग को लगाना होगा। वहीं बात करें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं आप लोग को लगाने के लिए, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB से लेकर 300 KB के बीच का होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्मेट में आप वहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों यही जानकारी देनी थी कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में, जो पटना हाई कोर्ट से संबंधित है। तो यदि आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट के माध्यम से आप उसे पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी आप लोग को अवश्य दी जाएगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।